वो जो रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है? राय ने जिस तरह से उसे एड्रेस किया, उसे सुनकर आदर्श का गला रुंध गया। इस औरत का मुंह तो वाकई गंदा था। उसने बस कुछ ही सवाल पूछे थे और वो उस पर इतना तंज कर रही थी। लेकिन ठीक है, हालांकि वो रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था, लेकिन उसने ये बात खुलकर नहीं कही थी। छोटे भाई आदर्श, ये आप हैं। मोहिनी ने आदर्श की तरफ देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। उसने अपनी आवाज में कहा, ये औरत एक हेजहॉग है। ये जिसे भी देखती है उसे चुभने लगती है। ये काले लोहे से बना एक मेटल का मुर्गा भी है। ये इतनी कंजूस है कि तुम्हें एक भी पंख नहीं तोड़ने देगी। आज अपनी जड़ी बूटियां सौंपने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। वो तुम्हारी जड़ी बूटियों की प्राइस बहुत कम कर देगी। कई नौसिखिए तो 25 ड्रैगन स्केल रून्स का किराया भी नहीं चुका पाते। मोहिनी शिकायतों से भरी हुई थी। वो अभी भी सूदखोरी को लेकर चिंतित थी। जड़ी बूटी चुनने वाली कुछ लड़कियां परेशान थीं। साधकों के लिए ड्रैगन स्केल रून्स बहुत कीमती थे। उन्हें अपना दिन गुजारने के लिए एक एक पैसे की जहमत उठानी पड़ती थी। काश वे एक ड्रैगन स्केल रून को 2 के रूप में यूज कर पाती। बहन मोहिनी की सलाह के लिए शुक्रिया। बहन, राय का नेचर इतना खराब क्यों है? आदर्श ने लापरवाही से पूछा। कौन जाने, मैंने सुना है कि वो वैभव दिव्य साम्राज्य में एक साधक थी। फिर उसे एक और साधक मिला जो उसे पसंद आया और उसने उससे सगाई कर ली। बाद में किसी एक्सीडेंट के कारण वो व्यक्ति जिसे वो पसंद करती थी साधना करते समय मर गया। बाद में ये राय वैभव दिव्य साम्राज्य में ही रह गई। वो सच में बहुत पावरफुल है, लेकिन किसी से भी दोस्ती नहीं रखती, इसलिए उसे अलग अलग कामों का इंचार्ज बनाकर भेजा गया था। आदर्श को इसकी उम्मीद नहीं थी। ये कहानी सुनकर उसे वैभव दिव्य साम्राज्य में साधना की क्रूरता का एहसास हुआ। मरना कितना इज्जत था। बहन, तुम्हें बताना जरूरी है, ड्रैगन स्केल रून्स बहुत कीमती होते हैं। हर ड्रैगन स्केल रून को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। इन्हें बर्बाद मत करो। नए लोगों के लिए ड्रैगन स्केल रून्स कमाना मुश्किल होता है। आप रोजाना लगभग 10 रून्स बनाते हैं और फ्यूचर में आपको कई जगहों पर इनका यूज करना होगा। मोहिनी ये सब अच्छी तरह से जानती थी। आदर्श ने सिर हिलाया। उसे लगा कि हालांकि मोहिनी अपनी बातों को लेकर कभी सीरियस नहीं होती, फिर भी वो एक अच्छी इंसान है। इस टाइम राय पहले ही स्टील यार्ड उठा चुकी थी और आदर्श से कहा, जड़ी बूटी चुनना नए और एक्सपीरियंस्ड दोनों के लिए एक जैसा है। 25 ड्रैगन स्केल रून्स, एक भी कम नहीं। अगर ये काफी नहीं हुए तो हमें आपके ड्रैगन स्केल रून्स को 0 से नीचे लाना होगा। राय ने अपनी आवाज को खींचा और कबूतर के अंडे के साइज के वजन के साथ खेलते हुए उसे टेबल पर पटक दिया। बेशक, अगर आप सड़कों पर नहीं सोना चाहते तो आप उन कर्जदारों की तरह बैंक से कर्ज ले सकते हैं। जहां तक इंटरेस्ट की बात है, नए लोगों के लिए ये कम है, सिर्फ 12%, लेकिन जाहिर है ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। ये कहते हुए राय ने मोहिनी और उसके साथियों की तरफ देखा। वे सब शर्म से लाल हो गए। इस राय औरत का मुंह बहुत गंदा था। राय की बातें सुनकर आदर्श बेपरवाह हो गया। उसने अपनी जड़ी बूटियों की टोकरी मेज पर रख दी। राय ने टोकरी को ढके हुए कपड़े को हटाया और जड़ी बूटियां निकालने के लिए अंदर हाथ डाला, लेकिन इस पकड़ने के साथ राय के चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन दिखाई दिया। इतने लंबे टाइम से जड़ी बूटी चुनने के काम में लगी होने के कारण वो जड़ी बूटियों के प्रति बहुत सेंसिटिव हो गई थी। इस पहुंच से उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। टोकरी के अंदर देखने पर उसने अजीब सी नजर से देखा। उसने जड़ी बूटियों की टोकरी पलट दी और उसका चेहरा धीरे धीरे जम गया। ओह! मोहिनी और उनके साथियों ने भी राय के हाव भाव देखे और जानने को उत्सुक थे कि आखिर हुआ क्या था। आपने चुने थे? राय ने अपना सिर उठाया और आदर्श को सिर से पैर तक नापा, मानो वो उसे पहली बार देख रही हो। आदर्श ने सिर हिलाया। मोहिनी और उनके साथियों को भी एहसास हुआ कि कुछ हुआ है। वे उत्सुकता से वहां आए और टोकरी में देखा तो दंग रह गए। शून्य तारा पुष्प, पन्नू की जड़ें। ये डस्कोट फ्रूट है, पीली श्रेणी की जड़ी बूटियों में एक खजाना। और ये क्या है? मोहिनी ने एक कीड़े जैसी चीज निकाली। उसे काफी देर तक देखने के बाद उसे दिव्य वन्य क्षेत्र की बुक का रिकॉर्ड याद आया। ये उल्का पिंड घास नहीं हो सकती। मोहिनी ने लंबे टाइम तक जड़ी बूटियां चुनी थी और उन्हें केवल कुछ लो क्लास की मिस्टिक श्रेणी की जड़ी बूटियां ही मिली थीं, जो मिस्टिक श्रेणी की जड़ी बूटियों में बहुत कॉमन थी। और उल्का पिंड घास एक मीडियम क्लास की मिस्टिक श्रेणी की जड़ी बूटी थी, जो लगभग हाई क्लास की मिस्टिक श्रेणी के करीब थी। मीडियम क्लास की मिस्टिक जड़ी बूटियों में उल्का पिंड घास बहुत ही रेयर थी। इसे ढूंढना ईजेड नहीं था और इसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी। मोहिनी ने वैभव दिव्य साम्राज्य के जड़ी बूटी पर्वत पर उल्का पिंड घास कभी नहीं देखी थी, इसलिए उसे इसे पहचानने में थोड़ा टाइम लगा। अपनी जानकारी से जड़ी बूटियां चुनना, जड़ी बूटी सामने होने पर भी तुम उसे पहचान नहीं पाते, चुनने का क्या मतलब है? राय ने मोहिनी का मजाक उड़ाया। सच में दिव्य वन में जड़ी बूटियां मिलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई लकी हो और उसे देख भी ले और पहचान न पाए तो बहुत बड़ी बर्बादी होगी। लेकिन ये सिचुएशन बहुत से किसानों के साथ हुई है। अगर कोई अल्केमिस्ट ना हो तो वो अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों को कैसे देख पाएगा? इसके अलावा दिव्य वनों की जड़ी बूटियां सेंट्रल प्लेन्स की जड़ी बूटियों से अलग थीं। जिन अल्केमिस्ट को इनफ एक्सपीरियंस नहीं था, उन्हें जड़ी बूटियों की पहचान करना वहीं सीखना पड़ता था।
नॉर्मल साधक दिव्य निर्जन स्थान बुक में लिखे रिकॉर्ड्स पर ट्रस्ट करते थे, लेकिन आखिरकार बुक तो बुक ही होती है। सिर्फ कुछ पिक्चर्स और डिस्क्रिप्शन से जड़ी बूटियों के अलग अलग गुणों का सही डिस्क्रिप्शन करना मुश्किल था। किसी एक को पहचान न पाना तो बहुत आम बात थी। जड़ी बूटियां चुनने में नौसिखियों के लिए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आना कॉमन बात थी। उनकी अज्ञानता के कारण कई जड़ी बूटियां छूट जाती थीं। असल में जो लोग जड़ी बूटियों के पहाड़ों की हजारों प्रजातियों में से ज्यादातर जड़ी बूटियों को केवल एक बुक के रिकॉर्ड के बेस पर पहचान सकते थे, वे अनयूजुअल थे। और अब आदर्श मोहिनी के माइंड में उन अनयूजुअल लोगों में से एक था। वैभव दिव्य साम्राज्य के हर्बल माउंटेन में घास, झाड़ियां, जंगल और पौधे सब जड़ी बूटियों जैसे ही दिखते थे। ये पहचानना ईजेड नहीं था कि कौन सा पौधा कौन सा है। कई नए लोगों के सामने ऐसी सिचुएशंस आईं जब उन्होंने गलत पौधा चुन लिया। कई स्पिरिट पौधों में कुछ स्पिरिट इकट्ठी थी जिससे वे जड़ी बूटी जैसे लग रहे थे। इसके अलावा कई जड़ी बूटियां अपने आप को छिपा सकती हैं, जिससे उन्हें ढूंढना और भी कठिन हो जाता है। आदर्श के लिए पहली बार में इतनी सारी जड़ी बूटियां चुनना हास्यास्पद था। ये शून्य तारा पुष्प, तुम्हें ये कैसे मिला? शून्य तारा फूल खुद को एक पेड़ की तरह छिपाकर ट्रांसफॉर्म कर सकता था। मोहिनी ने यहाँ इतने महीनों में एक भी शून्य तारा फूल नहीं तोड़ा था। क्या दिव्य निर्जनता वाली बुक में ये नहीं लिखा है? एक शून्य तारा पुष्प खुद को एक पेड़ जैसा बना लेगा, लेकिन जिस पेड़ को वो बनाएगा उसकी बनावट धब्बेदार होगी। जैसे बादल छटने पर तारे जैसी पानी की बूंदों का एक जीरो पीछे छूट जाता है, इसीलिए इसका ये नाम पड़ा है। आदर्श की एक्सप्लेनेशन सुनकर मोहिनी ने आदर्श को ऐसे देखा जैसे उसने कोई अजीब क्रिएचर देख लिया हो। बेशक मोहिनी को पता था कि शून्य तारा फूल को उसका नाम कैसे मिला और शून्य तारा फूल और दूसरे पौधों द्वारा बनाए गए नकली पेड़ को कैसे अलग किया जाए। लेकिन बादल छटने के बाद पानी की कितनी छोटी बूंदें बची थीं। वैभव दिव्य साम्राज्य का हर्बल माउंटेन पेड़ों से भरा हुआ था और उसे पार करने में एक दिन लग जाता था। जिस स्पीड से एक योद्धा ट्रैवल करता उसे हजारों पेड़ दिखाई देते। कौन ध्यान देता कि किसी एक पेड़ में कुछ चमक थी, खासकर जब चमक लगभग एक पिनहोल के साइज की हो। आदर्श को ये आंखें कैसे मिली? मोहिनी को इस पर बिलीव नहीं हो रहा था। चारों लड़कियां आदर्श के चारों ओर जमा हो गईं। आदर्श ये बर्दाश्त नहीं कर सका। उफ, तुम मुझे ऐसे क्यों घेरे हुए हो? उफ, तुम्हारे तो मुंह से लार भी टपक रही है। आदर्श ने देखा कि लगभग उसकी ही उम्र की एक लड़की जो मोहिनी के पास खड़ी थी, मोहिनी के हाथों में उल्कापिंड घास को देखकर लार टपका रही थी। अरे, उस 13 साल की लड़की ने जल्दी से अपना मुंह पोंछा और शर्म से मुस्कुरा दी। ये उल्कापिंड घास 80 ड्रैगन स्केल रून्स के बराबर थी। ये एक खजाना था। वे गरीबी से पागल हो रहे थे और नेचुरली उन्हें इसकी चाहत थी। और उल्कापिंड घास के पास खड़े होकर वे इसकी दूधिया खुशबू सूंघ सकते थे जो बहुत टेस्टी थी। भाई आदर्श, आपको ये उल्कापिंड घास कैसे मिली? ये युवती मोहिनी की फैमिली फ्रेंड थी। वो अभी अभी वैभव दिव्य साम्राज्य आई थी और मोहिनी की देखरेख में उसके साथ थी। लेकिन साफ था कि मोहिनी वैभव दिव्य साम्राज्य में ठीक से नहीं रह पा रही थी। वो इस लड़की की देखभाल लिमिटेड ही कर सकती थी। ज्यादा से ज्यादा वो उसे तरह तरह के नियम बताकर अपने वश में कर सकती थी। जब उस युवती ने पूछा तो सबने आदर्श की ओर देखा। हालांकि शून्य तारा पुष्प को ढूंढना मुश्किल था, कम से कम उसकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज तो थीं। अगर आदर्श में अद्भुत ऑब्जर्वेशन पावर थी तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं थी कि वो उसे ढूंढ पाया। उल्कापिंड घास के अलावा ये पत्थरों के बीच छिपी रहती थी और सरफेस से दिखाई नहीं देती थी। चट्टान को चीरने पर ही इसे देखा जा सकता था। लेकिन वैभव दिव्य साम्राज्य के जड़ी बूटी पर्वत में पेड़ों से ज्यादा चट्टानें थी। आप इतने सारे पेड़ों को कैसे चीर सकते थे? इजे युवतियों द्वारा यह पूछे जाने पर कि उसने उल्कापिंड घास कैसे पाया, आदर्श ने नॉर्मल भाव से देखा, जैसे कि यह कोई मुद्दा ही नहीं था। जाहिर है मैं हर चट्टान को नहीं काट सकता, लेकिन उल्कापिंडों के अंदर उल्कापिंड घास पाई जा सकती है। संयोग से मैं उल्कापिंडों को अच्छी तरह जानता हूं। वैभव दिव्य साम्राज्य के जड़ी बूटी पर्वत में चट्टानें तो बहुत होंगी, लेकिन उल्कापिंड कम ही होंगे। मैंने बस हर उल्कापिंड को खोलकर देखा। क्या आप जानते हैं कि उल्कापिंड क्या होते हैं? युवतियों ने फिर पूछा। उल्कापिंड जैसी चीजों के बारे में उन्हें बस एक अस्पष्ट जानकारी थी और वे श्योर नहीं थीं कि वे क्या होते हैं क्योंकि वे अभी छोटी थीं। आदर्श ने कहा, उल्कापिंड सरफेस पर नॉर्मल चट्टानों जैसे ही दिख सकते हैं, लेकिन असल में उनमें एक डिफरेंस होता है। जब कोई उल्कापिंड गिरता है तो उस पर पड़ने वाला ताप बहुत ज्यादा होता है। ये स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई में जलकर पिघल जाता है, जिससे इसकी सरफेस पर एक पिघला हुआ खोल बन जाता है और ये चमकदार और शाइनी ब्लैक होता है, जो इसे दूसरी चट्टानों से अलग बनाता है। इसके अलावा ये बहुत तेज स्पीड से गिरता है, इसलिए ये स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई के रास्ते से जलता है और ठंडा होने पर स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई द्वारा उड़ाए जाने का एहसास देता है। हालांकि ये क्लियर नहीं है, आप इस हवा के पैटर्न को देख सकते हैं। आदर्श ने बेतरतीब ढंग से बोलना शुरू किया। उसने एक बेतरतीब कहानी गढ़ी जो पूरी तरह से क्लियर नहीं थी। पिछले जन्म में उल्कापिंडों के बारे में जो नॉलेज उसे था और उसकी अपनी इमेजिनेशन के बेस पर वो कहानी अद्भुत लग रही थी। हालांकि इस कहानी की पुष्टि करना ईजेड नहीं था।
उल्कापिंडों में डिफरेंस करना जेड का असेसमेंट करने जैसा था। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो कोई कुछ शब्द सुनकर सीख सकता था। हर उल्कापिंड अलग होता है। उसने जिन क्वालिटीज का जिक्र किया था वे कुछ तरह के उल्कापिंडों में पाई जा सकती थी, इसलिए वो बिल्कुल भी बकवास नहीं कह रहा था। अगर फ्यूचर में कोई ये साबित भी कर दे कि वो बकवास कर रहा है तो भी बकवास करने के खिलाफ कोई रूल्स नहीं थे। वैभव दिव्य साम्राज्य में टैलेंटेड लोगों के बीच हमेशा कंपटीशन रहता था, इसलिए दूसरे लोग सोचते थे कि वो बकवास कर रहा है, इसलिए वो अपने राज दूसरों के साथ शेयर नहीं करता था। मोहिनी और उनके साथियों ने उस पर बिलीव कर लिया। यहाँ तक कि राय भी आदर्श की बातों में कोई कमी नहीं निकाल पाई। चूंकि आदर्श की बातें वाजिब थीं और एक योद्धा होने के नाते राय उल्कापिंडों पर कोई रिसर्च नहीं करती। भाई आदर्श वाकई ग्रेट हैं। आप इन सभी पत्थरों के बीच एक उल्कापिंड भी ढूंढ सकते हैं। 13 साल की लड़की आदर्श को चमकती आंखों से देख रही थी। वो आदर्श के साथ जड़ी बूटियां चुनते समय उसके साथ रहना चाहती थी। हालांकि वैभव दिव्य साम्राज्य के रूल्स के अनुसार योद्धाओं को जड़ी बूटियां चुनते समय अकेले रहना पड़ता था। ये उन्हें प्राइवेटली जड़ी बूटियों का आदान प्रदान करने से रोकने के लिए था। अगर नहीं तो 20-30 लोगों के बराबर जड़ी बूटियों को एक व्यक्ति में मिलाकर कोई भी व्यक्ति इजीली रिकॉर्ड तोड़ सकता है। आदर्श ने तरह तरह की अनगिनत जड़ी बूटियां निकालनी शुरू कर दी। हर एक को गिनने और लो क्लास की पीली जड़ी बूटियों को सुखाने के बाद राय ने जल्दी से आदर्श की असली हार्वेस्ट गिन ली। 208 ड्रैगन स्केल रून्स, 200। आदर्श के पीछे खड़ी कुछ लड़कियों ने ठंडी सांस ली। हालांकि उन्होंने मन ही मन अंदाजा लगा लिया था, फिर भी जब नंबर सामने आया तो वे चौंक गईं। ये बहुत ही हास्यास्पद था। वे इतने दिनों से सिर्फ बैंक का कर्ज चुकाने के लिए हार्डवर्क से जड़ी बूटियां चुन रहे थे और वो कर्ज सिर्फ 200 ड्रैगन स्केल रून्स का था। उन चारों ने जितने ड्रैगन स्केल रून्स उधार लिए थे उतने आदर्श ने एक दिन में कमाए थे। ये सच में एक परेशान करने वाली कंपैरिजन थी। तुम्हारी किस्मत बिल्कुल खराब नहीं है, शायद तुम में कोई टैलेंट है। आदर्श की जड़ी बूटियां रखने के बाद राय ने अपनी पतली आंखों से आदर्श को परखा। कोई सरप्राइज नहीं कि तुमने रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में इतना पूछा। लगता है तुम काफी कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, अपना टोकन यहां लाओ। जब आदर्श अपने घर में दाखिल हुआ तो प्रशिक्षक केदार ने उसे एक टोकन दिया था। टोकन के आगे वाले हिस्से पर कुछ लिखा था और पीछे की तरफ दिव्य निर्जन स्थान लिखा था। हर टोकन के स्टार्टिंग में 10 ड्रैगन स्केल रून्स लिखे थे। आदर्श का टोकन भी कुछ अलग नहीं था। उससे टोकन लेने के बाद राय ने अपनी आत्मा का यूज करके उसे अपने अंदर अंकित कर दिया। कुछ सेकंड बाद उसके टोकन से कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स वाले गोल्डन शाइनी रून्स उड़कर आदर्श के टोकन पर आ गए। ये नन्ही गोल्डन मधुमक्खियों के झुंड जैसा था। मोहिनी और उनके साथी किनारे खड़े देखते रहे। उन गोल्डन रून्स ने उन्हें ईर्ष्यालु बना दिया। आदर्श के टोकन ने जब सारे ड्रैगन स्केल रून्स सोख लिए तो सरफेस पर कुछ गोल्डन लाइंस उभर आए। वे ड्रैगन स्केल जैसी थीं और बहुत खूबसूरत। शुक्रिया, आदर्श ने मुस्कुराते हुए अपना टोकन वापस ले लिया। इस रेट से लगभग 4-5 दिनों में वो जंगल के दिव्य हॉल में एंटर करने के लिए इनफ ड्रैगन स्केल रून्स जमा कर लेगा। छोटा भाई आदर्श। जैसे ही आदर्श जॉब ऑफिस से निकलने के लिए रेडी हुआ, मोहिनी ने लाल चेहरे के साथ आदर्श को पुकारा। ओह, क्या बात है। आदर्श ने मोहिनी की ओर देखा और जिस तरह से वो कुछ कहना चाहती थी उससे आदर्श ने गैस कर लिया कि मामला क्या है। इस बारे में तुम रून्स उधार लेना चाहते हो? आदर्श ने बिल्कुल सही सवाल पूछा, जिससे मोहिनी बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। आखिरकार वो आदर्श से परिचित नहीं थी, इसलिए ड्रैगन स्केल रून्स उधार मांगना ईजेड नहीं था। वैभव दिव्य साम्राज्य में साधकों के बीच लोन दिव्य नगर के अधिकारियों द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं थे। कोई रूल्स या कंडीशंस नहीं थी। शॉर्ट में कहें तो दिव्य नगर साधकों के बीच ड्रैगन स्केल रून्स के उधार लेने का सपोर्ट नहीं करता था। वैभव दिव्य साम्राज्य फेयर बिजनेस और जुए की लड़ाइयों का सपोर्ट करता था। अगर कोई प्रॉफिट चाहता था तो उसे अपनी ताकत साबित करनी पड़ती थी। बिना बोए फसल काटने जैसी कोई बात नहीं थी। ड्रैगन स्केल रून्स उधार लेने के लिए बैंक से उधार लेना पड़ता था। 12-15% की इंटरेस्ट रेट के साथ बहुत कम लोग लोन लेने की हिम्मत करते थे, क्योंकि कर्ज के दलदल में फंसना ईजेड था। जहां तक योद्धाओं के बीच प्राइवेट लोन का सवाल है, दिव्य नगरी के पास इंटरफेयर करने का कोई रास्ता नहीं था। बेशक किसी को इस बात के लिए रेडी रहना पड़ता था कि कहीं दूसरा पक्ष उसे वापस न करे। इसके अलावा ड्रैगन स्केल रून्स में कोई भी अमीर नहीं था और सबको अपनी एक एक पाई मुश्किल से जुटानी पड़ती थी। दूसरों से उधार लेने के लिए मुश्किल। इस बारे में हम बस बैंक से लिया गया कर्ज वापस करना चाहते हैं। हमें सिर्फ 30 ड्रैगन स्केल रून्स चाहिए। नहीं, सिर्फ 20 से काम चल जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? मोहिनी ने लाल चेहरे के साथ कहा और अब उसकी बातों में कोई दम नहीं था। कल उसने पूछा था कि क्या आदर्श ज्वाला एसोसिएशन का सहयोगी मेंबर बनना चाहता है। साथ ही उसने ये भी कहा था कि अगर उसे कभी हेल्प की जरूरत पड़ी तो वो उसकी रक्षा करेगी। लेकिन आज वो आदर्श से ड्रैगन स्केल रून्स उधार लेना चाहती थी। न सिर्फ वो आदर्श की रक्षा नहीं कर रही थी, बल्कि आदर्श ने उसकी रक्षा की। कल कहे गए शब्दों को याद करके मोहिनी को शर्म और शर्मिंदगी महसूस हुई। 20 आदर्श ने भौहें सिकोड़ ली। उसके लिए ये कुछ भी नहीं था।
रोजाना लगभग 200 ड्रैगन स्केल रून्स बनाने की अपनी स्पीड से वो 5 दिनों में वन्य क्षेत्र के दिव्य हॉल में एंटर कर सकता था। मोहिनी को 20 ड्रैगन स्केल रून्स उधार देने से उसके वन्य क्षेत्र के दिव्य हॉल में एंटर करने में लगने वाले टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। संयोग से मुलाकात होने के कारण आदर्श मोहिनी की हेल्प करने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन चूंकि ये उसके लिए उंगली उठाने जितना ईजेड था, इसलिए आदर्श ने कुछ सोचने के बाद इसे अस्वीकार नहीं किया। दिव्य नगरी में किसी और को जानना फायदेमंद होगा, आखिरकार ये फ्यूचर में काम आ सकता है। उन्होंने पूछा, बहन मोहिनी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। पहले सम्मान सूची में मैंने देखा था कि ज्वाला पुरुष रैंकिंग में पहले स्थान पर थी, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी रैंकिंग में वो काफी पीछे थी। पुरुष रैंकिंग में क्या गड़बड़ है? मैन रैंकिंग ड्रैगन स्केल रून्स है। आपके टोकन पर ड्रैगन स्केल रून्स की संख्या और दिव्य नगर से खरीदे गए रिसोर्सेज की संख्या को मिलाकर एक रैंक बनाई जाएगी। सीनियर ज्वाला इसमें नंबर 1 है, लेकिन सीनियर ज्वाला उतनी अमीर नहीं है जितना आप सोचती हैं। सीनियर ज्वाला खूब कमाती हैं, लेकिन खर्च भी खूब करती हैं। उन्हें अक्सर ड्रैगन स्केल रून्स की टेंशन रहती है। वो एक उजाड़ स्वर्ग की मास्टर हैं और उन्हें उजाड़ स्वर्ग कौशल का अभ्यास करने की जरूरत है, इसलिए उन्हें काफी क्वांटिटी में ड्रैगन स्केल रून्स की जरूरत है। मैं समझ गया। आदर्श को आखिरकार समझ आ गया। चूंकि वैभव दिव्य साम्राज्य साधकों के बीच प्राइवेट बिजनेस की अनुमति देता था, इसलिए एक उजाड़ स्वर्ग गुरु के रूप में वो जल्दी ही ड्रैगन स्केल रून्स कमा लेगी। लेकिन उजाड़ स्वर्ग कौशल का अभ्यास बहुत महंगा है, इसलिए हालांकि ज्वाला सम्मान सूची में पहले स्थान पर थी, वो बहुत अमीर नहीं थी। ये कहना जरूरी है कि वैभव दिव्य साम्राज्य के रूल्स के चलते कोई भी अमीर नहीं बन सकता था। ड्रैगन स्केल रून्स का यूज रिसोर्स खरीदने के लिए किया जाता था। वैभव दिव्य साम्राज्य में कई रिसोर्स थे जिनकी प्राइस बहुत ज्यादा थी। किसी के पास चाहे कितने भी ड्रैगन स्केल रून्स हों, उन्हें इजीली खर्च किया जा सकता था। 20 ड्रैगन स्केल रून्स मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ। सच में? बहुत बहुत शुक्रिया। मोहिनी को सुखद आश्चर्य हुआ। इस बार आदर्श ने उसकी बहुत हेल्प की। आदर्श के ड्रैगन स्केल रून्स का यूज महीने का इंटरेस्ट चुकाने के लिए किया जा सकता था, जो एक टाइम पर दिया गया गिफ्ट था। मैं अगले महीने की 5 तारीख को तुम्हारे पास लौट आऊंगी, मोहिनी ने बहुत ग्रेटिट्यूड से कहा। उसने आदर्श के साथ एक आवाज का निशान छोड़ा, जिससे फ्यूचर में उनके कॉन्टैक्ट में आसानी होगी। ठीक है, आदर्श ने सिर हिलाया। आदर्श के जाने के बाद मोहिनी को अब भी ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सपने में हो। इस छोटे भाई की ऑब्जर्वेशन पावर अद्भुत थी। लगता है वो मेरी ही उम्र का है, सामने वाली युवती ने हेल्पलेसली कहा। वो भी लगभग 12 साल की थी और उसे अभी भी अवचेतन रूप से लग रहा था कि वो अभी भी बच्ची ही है। लेकिन आदर्श ने जो काम किया, क्या वो कोई बच्चा कर सकता था? वो आदर्श एक दिन उभरता हुआ स्टार बन सकता है। अगर हमारे उसके साथ अच्छे रिलेशन रहे तो शायद हमारे परिवार को भी हेल्प मिल जाए। मोहिनी ने अपनी कैलकुलेशंस शुरू की। भले ही आदर्श का साधना लेवल फ्यूचर में कुछ भी ना हो, फिर भी उसका ऑब्जर्वेशन स्किल फायदेमंद होगा। जब योद्धा अभियानों पर खतरनाक रहस्यमय एरिया में जाते थे तो गहरी समझ और ऑब्जर्वेशन से जान बच सकती थी। ऐसे लोगों के साथ पार्टी करना एक आश्वस्त करने वाली बात थी। आदर्श ने वैभव दिव्य साम्राज्य के शहर में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू कर दी थी। हर सुबह वो जड़ी बूटियों वाले पहाड़ पर जाता, अपनी फुर्ती का अभ्यास करता और जड़ी बूटियां चुनता, फिर रात को ध्यान करता। धीरे धीरे यही आदर्श की दिनचर्या बन गई। चूंकि आदर्श का काम अभय और जिजुन से अलग था, उनका आपस में मिलना जुलना कम हो गया। ये भी एक वजह थी कि आदर्श जल्दी जाता और देर से लौटता और ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता था। समय के साथ कई नक्षत्र सेना के जवान शहर के अंदरूनी हिस्से में चले गए, जहां उन्हें बेहतर और ज्यादा विशाल कमरे मिले। हालांकि केंद्रीय दिव्य मीनार को छोड़कर बाकी जगहों पर स्वर्ग पृथ्वी युआन का घनत्व लगभग एक जैसा ही था। लेकिन इन मध्यम श्रेणी के कमरों में एक आत्मा सभा का इंतजाम था, जो काफी फायदेमंद था। वैसे मध्यम श्रेणी के कमरे में रहने का सबसे बड़ा फायदा चेहरा था। कई युवा मार्शल आर्टिस्ट अपनी अच्छी पृष्ठभूमि के कारण इस बात को बहुत अहमियत देते थे। लेकिन आदर्श ने अपना कमरा नहीं बदला। वो शहर के उसी कोने में रहा और अकेले रहकर खुश था। जहां तक आत्मा सभा की बात थी, उसके कमरे में भी ऐसा एक कमरा था जो उसने अभय से लिया था। आज आदर्श को जड़ी बूटियां चुनते हुए 5वां दिन हो गया था। जिजुन भी अपना कमरा बदलने की सोच रहा था, इसलिए वो आदर्श से आखिरी बार मिलने आया। आदर्श, क्या तुम मध्यम श्रेणी के जिले में नहीं जा रहे? आदर्श ने सिर हिलाया। कोई खास फीलिंग नहीं है, और वैसे भी मेरा कमरा भी एक तरह से मध्यम श्रेणी के कमरे जैसा ही है। जिजुन ने कहा, हो सकता है, लेकिन मध्यम श्रेणी के जिलों में ज्यादा शक्तिशाली साधक रहते हैं। उनके संपर्क में रहने के कई फायदे हैं, जैसे व्यापार और बातचीत। इससे तुम्हारी ताकत बढ़ाने में मदद मिल सकती है। जिजुन के मध्यम श्रेणी के जिले में जाने का यही मुख्य कारण था। आदर्श ने फिर सिर हिलाया। ठीक है, जिजुन ने और कुछ नहीं कहा। आदर्श, तुम्हें जल्द ही एक स्पैरिंग पार्टनर बन जाना चाहिए। तुम्हारी चाल ढाल की टेक्निक्स के साथ ये बहुत अफसोस की बात है कि तुम एक स्पैरिंग पार्टनर नहीं बन पाए। उनकी नौकरियों के अलग अलग स्थानों के कारण जिजुन को आदर्श के जड़ी बूटी चुनने के काम के बारे में पता नहीं था। आदर्श मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। मैं बस कुछ महीनों तक जड़ी बूटियां चुनूंगा, उसके बाद ये काम नहीं करूंगा। ठीक है,
जीजुन ने और कुछ नहीं कहा। जीजुन के जाने के बाद आदर्श जंगल के दिव्य हॉल की ओर चल पड़ा। अगर कभी आदर्श को अपना ठिकाना बदलना पड़ा तो वो मध्यम श्रेणी के कमरे में नहीं बल्कि सीधे केंद्रीय दिव्य टावर में जाएगा। मध्यम श्रेणी का जिला, आदर्श को वहां रहने की कोई जरूरत नहीं लगी। पिछले 5 दिनों में आदर्श को जड़ी बूटी चुनने से रोज 200 से ज्यादा ड्रैगन स्केल रून मिल रहे थे। राय ने सोचा था कि आदर्श ने पहले दिन बस किस्मत से इतनी सारी जड़ी बूटियां चुनी है और वो उम्मीद कर रही थी कि आदर्श की कमाई धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन आदर्श की जड़ी बूटियों की संख्या कम होने के बजाय हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। नतीजतन राय का बकबक करने वाला मुंह आखिरकार बंद हो गया। यह आदर्श सच में एक अजीब इंसान था। हालांकि इस रफ्तार से वो निष्ठा का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ सकता था, लेकिन पिछले कई सौ सालों में वैभव दिव्य साम्राज्य के शहर में आदर्श सबसे अच्छा जड़ी बूटी चुनने वाला किसान था। जिन लोगों में योग्यता होती थी उनका सम्मान होता था। इसलिए राय कितनी भी दुष्ट क्यों न हो, वो अब आदर्श के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती थी। आज आदर्श ने 1000 ड्रैगन स्केल रून जमा कर लिए थे। वो जंगल के दिव्य हॉल में दोबारा जाना चाहता था। तब तक अंधेरा हो चुका था। आदर्श जंगल के दिव्य हॉल के सामने खड़ा होकर ऊपर देखता है। विशाल जंगल के दिव्य हॉल को देखकर वो भावुक हो जाता है। तुम्हें कौन सा कमरा चाहिए? आज एक बूढ़ा आदमी जंगल के दिव्य हॉल की देखभाल कर रहा था। उसके बाल तलवार की तरह खड़े थे, उसकी आंखें चमक रही थीं और भौहों के बीच एक लाल रत्न था जो बहुत खास लग रहा था। इस रत्न ने आदर्श को उसे दोबारा देखने पर मजबूर कर दिया। उस रत्न के साथ बूढ़े आदमी को एक खास ऑरा मिला हुआ था। काइमेरा, 2 घंटे। आदर्श ने पहले वाले काइमेरा को चुना। उसका मकसद सिर्फ ऊर्जा लेना नहीं था, बल्कि काइमेरा के रहस्यमयी सत्यों को समझना भी था। जैसे ही उसने अपना टोकन दिया, हजारों सुनहरे रन जंगल के दिव्य हॉल में उड़ गए। आदर्श को आखिरकार एक बार फिर चिमेरा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। एक रोशनी के साथ आदर्श को अंदर खींच लिया गया। तुरंत ही आदर्श को लगा कि उस पर बहुत दबाव पड़ रहा है। आदर्श तैयार था। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ जोड़ा और अपने शरीर की युआन क्यूई को प्रसारित किया ताकि वो आदिम प्रजातियों के दबाव को झेल सके। थोड़ी ही देर में आदर्श ने अपने शरीर के अंदर बहुत शुद्ध ऊर्जा को महसूस किया। आदर्श की नजर एक बार फिर सफेद हो गई। जैसे ही उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्रित किया, चिमेरा के सिर से रोशनी के अनगिनत बिंदु इकट्ठा हुए और एक कबूतर के अंडे जितना बड़ा प्रकाशपुंज बन गया। महान यान सोने से गुजरने के बाद प्रकाश का धब्बा धीरे धीरे आदर्श की ओर बढ़ा। प्रकाश के धब्बों के अंदर बेहद छोटी छोटी काल्पनिक परछाइयां घूम रही थीं। आदर्श ने अपना मुंह खोला और ऊर्जा की बूंद को निगल लिया। आदर्श को यह सब अब आसान लग रहा था, पहली बार की तुलना में। आदर्श धीरे धीरे चिमेरा की ऊर्जा से रहस्यमयी सत्यों को समझने लगा और अपने शरीर को भी सारी ऊर्जा ग्रहण करने की अनुमति दे दी। आदर्श ने आदिम प्रजाति की ऊर्जा के एक एक कण को निगल लिया और उसे अपने पेट के अंदर जमा कर लिया। समय जल्दी बीत गया और 2 घंटे पूरे हो गए। डैंग, घंटी बजी। इन 2 घंटों में आदर्श का ध्यान सिर्फ ऊर्जा को निगलने पर था। उसने उसे पचाया नहीं, इसलिए उसका शरीर बहुत गर्म हो रहा था। चिमेरा हॉल से बाहर निकलने के बाद वो अपने घर नहीं गया। इसके बजाय उसने 80 ड्रैगन स्केल रून देकर जंगल के दिव्य हॉल में एक रात के लिए एक उच्च स्तरीय कमरा किराए पर लिया। आदर्श ने उस साधना कक्ष के अंदर पत्थर के बिस्तर पर ध्यान करना शुरू किया। महान यान सोने से जो ऊर्जा उसने ली थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी शुद्धता और उसकी आदिम उत्पत्ति के कारण उसकी तुलना सामान्य उजाड़ हड्डियों से मिलने वाली ऊर्जा से नहीं की जा सकती थी। आदर्श ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके अपने दानत्यन से ऊर्जा को अपने सभी अंगों में पहुंचाया। इस ऊर्जा में प्राचीन आदिम जानवरों का रक्तसार था। ये सार धीरे धीरे आदर्श के खून में मिल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पुरानी शराब का एक पूरा बर्तन पी लिया हो। कुछ ही देर में आदर्श का शरीर तपने लगा और उसमें से भाप निकलने लगी। आदिम प्रजाति की ऊर्जा के अंदर की क्यूई एक उग्र बाढ़ की तरह थी। ये आदर्श की धमनियों और नसों से होते हुए उसके सिर तक बह गई। अव्यवस्थित ऊर्जा के प्रवाह के कारण ये बहुत दर्दनाक था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर धातु हो और आदिम प्रजाति का ऊर्जा सार एक हथौड़े जैसा हो। हर लहर हथौड़े की तरह उस पर वार कर रही थी, लगातार आदर्श के शरीर को मजबूत कर रही थी। हालांकि इससे आदर्श के जोड़ों में दर्द हुआ, लेकिन ये दर्द उसके लिए एक सुखद अनुभव था। ये दर्द और खुशी दोनों था। आदर्श इसी एहसास में डूबा हुआ था और 7 घंटे बाद उसका शरीर पसीने से भीग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत देर तक गर्म पानी की भाप में रखा गया हो। धीरे धीरे प्रहार कमजोर पड़ गए। उनकी जगह एक नशे की हालत ने ले ली। इस हालत में आदर्श सब कुछ भूल गया और बिना किसी डर या चिंता के एक आदिम जानवर की तरह आकाश में उड़ रहा था, विशाल जंगल को देख रहा था। आदर्श के मन में आदिम पशु द्वारा सत्यों पर नियंत्रण धीरे धीरे अंकित हो गया। ये सत्य अभी भी साफ नहीं थे, लेकिन उन्होंने आदर्श के दिमाग में एक बीज छोड़ दिया जो भविष्य में अंकुरित होने का इंतजार कर रहा था। देर रात 8 घंटे ध्यान करने के बाद आदर्श अपनी अद्भुत अवस्था से जाग गया।
उसने अपने शरीर की युआन क्यूई को चलाया और उसे देखकर हैरानी हुई कि उसकी साधना का स्तर बैंगनी रक्त के मध्य चरण से बस थोड़ी ही दूरी पर था। आदर्श को बैंगनी रक्त क्षेत्र में आए 2 महीने हो चुके थे। इन 2 महीनों में वो लगातार साधना करता रहा था। आदिम प्रजाति की ऊर्जा के 2 बार अवशोषण से आदर्श का वर्तमान साधना स्तर आखिरकार यहां तक पहुंचा था। हालांकि वो अभी भी आगे बढ़ने से बहुत कम दूरी पर था, फिर भी उसने सभी आदिम प्रजातियों की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। बिना रुके अंत तक आगे बढ़ते हुए बैंगनी रक्त के मध्य चरण से केवल आधा कदम दूर आदर्श हार कैसे मान सकता था। उसने तुरंत अपने सामान से 2 सेम के आकार के क्रिस्टल निकाले। दिव्य राजधानी के दिव्य रक्षक दल शिविर में निर्भय ने उस व्यक्ति को 2 उच्च श्रेणी के हथियार और 2 उजाड़ अस्थि अवशेष देने का वादा किया था जो फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स में पहला स्थान पाएगा। आदर्श ने अभी तक उन 2 उजाड़ अस्थि अवशेषों का उपयोग नहीं किया था। वो उस सामग्री का उपयोग कर रहा था जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपनी उंगलियों के एक झटके से उसने बिना सोचे समझे 2 उजाड़ अस्थि अवशेषों को निगल लिया। बूम! उजाड़ अस्थि अवशेषों के अंदर की ऊर्जा आदर्श के शरीर के अंदर बारूद की तरह फट गई। आदर्श का खून एक बार फिर खौलने लगा। वो रहस्यमय एहसास एक बार फिर लौट आया। ऊर्जा के उछाल में आदर्श को ऐसा लगा जैसे वो बैंगनी रक्त के मध्य भाग को छू रहा हो। 2 उजाड़ अस्थि अवशेषों ने आदर्श को पर्याप्त युआन क्यूई दी जिससे उसका शरीर ऊर्जा से भर गया। मेरे लिए तोड़ दो, आदर्श अपनी हड्डियों के साथ दहाड़ा। पेंग! उसी पल मानो कुछ फट गया हो। आदर्श को लगा कि उसकी नसें साफ हो गई हैं और उसका खून उबलने लगा है, जिससे वो बहुत खुश हो गया। वो खुद को रोक नहीं सका और एक लंबी दहाड़ लगाई। उसके बाद ध्यान में बैठे आदर्श ने अचानक अपनी आंखें खोली। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन आदर्श की आंखें रात में बिजली की तरह चमक रही थीं। आदर्श अपने पत्थर के बिस्तर से एक फुर्तीले शिकारी तेंदुए की तरह उछल पड़ा। बैंगनी रक्त का मध्य चरण। वो आखिरकार बैंगनी रक्त के मध्य चरण तक पहुंच गया था। आदर्श साधना कक्ष के बीच में कूद गया और जब उसने अपना शरीर हिलाना शुरू किया तो उसकी परछाइयों की एक पूरी श्रृंखला बन गई। इन परछाइयों की वजह से आदर्श का शरीर पूरी तरह धुंधला दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो असली ही ना हो। आदर्श की गति तेज होती गई और धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे वो आसपास के वातावरण में घुल मिल गया हो। वो अपने आसपास के वातावरण के साथ एकाकार हो गया था। गति का बड़ा सफलता चरण। आदर्श ने एक बार फिर अपनी गति तकनीक का चरम प्रदर्शन किया। ये सच में गति की सबसे बड़ी सफलता थी। आदर्श की गति इम्पॉसिबल थी, जबकि उसने अभी भी फ्लोइंग मरकरी गाउन पहना हुआ था। भले ही गाउन अपने सबसे कम वजन पर था, फिर भी उसका वजन 10 कड़ाहियों के बराबर था। इस वजन के बावजूद आदर्श की सूक्ष्मता की समझ ने उसे इसे पूरी तरह से इग्नोर करने की अनुमति दी। आदर्श अचानक रुक गया और मुट्ठियों से वार करने लगा, जिससे हवा चलने लगी। उसके शरीर से भी आवाज निकली। झनकार! धातु की आवाज के साथ कृपाण खोल दिया गया। कृपाण चमक उठी, चांदनी को प्रतिबिंबित करते हुए। कृपाण की परछाई ने हवा का एक बवंडर बना दिया। कृपाण की इतनी चमकदार चमक ने साधना कक्ष में एक बवंडर बना दिया। फिर भी कमरे के किसी भी सामान को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह आदर्श के अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल के कारण था। हो गया। कृपाण को म्यान में रखते ही आदर्श का शरीर अचानक गति से स्थिरता में आ गया। ये बदलाव इतनी तेजी से हुए कि ऐसा लगा जैसे फिजिक्स के नियमों का उल्लंघन हो रहा हो। आदर्श अंधेरे कमरे में चुपचाप खड़ा था। कमरा अभी भी वैसा ही था। साधना कक्ष की छत पर पड़ती चांदनी जमीन से टकराकर उसे सफेद रंग की परत बना रही थी और उस परावर्तन पर आदर्श शांत खड़ा था, मानो वो एक बार भी हिला ही न हो। इस तरह आसानी से एक्शन करने की क्षमता ने आदर्श को आनंदित कर दिया। बहुत अच्छा फीलिंग है। ये वाकई इंगेजिंग है। आदर्श को बहुत समय से इतनी खुशी नहीं मिली थी। आदर्श आदिम प्रजाति की ऊर्जा से और भी ईर्ष्या करने लगा। वो एक बार फिर से जंगल के दिव्य हॉल में प्रवेश करने के लिए और अधिक ड्रैगन स्केल रून कमाना चाहता था। फिलहाल वो सिर्फ जड़ी बूटियां चुनने पर ही निर्भर था। ये नौकरी सचमुच उसके लिए एक वरदान थी। इसने उसे पैसे कमाने की सबसे बुनियादी क्षमता दी। अगर ऐसा न होता तो उसकी वर्तमान शक्ति के साथ वैभव दिव्य शहर में ड्रैगन स्केल रून्स को जल्दी से इकट्ठा करना मुश्किल होता। 4 साल से ज्यादा समय से साधना कर रहे सभी लोग उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। आदर्श ने कृपाण को म्यान में रखा और साधना कक्ष से बाहर चला गया। साधना कक्ष से कुछ ही दूरी पर वन्य क्षेत्र के दिव्य भवन का संचालन करने वाला बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसकी भौहों के बीच का लाल रत्न चांदनी में चमक रहा था। बुजुर्ग ने आदर्श को अजीब नजरों से देखा। ओह, तुम तो आगे निकल गए। इस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी स्वर्गीय आंखें खोल रखी थीं और आदर्श के साधना स्तर को पहचान सकता था। वो सरप्राइज था क्योंकि आदर्श ने शुरुआती स्तर के बैंगनी रक्त के साधना स्तर के साथ एंट्री की थी, लेकिन मध्य स्तर के बैंगनी रक्त के रूप में बाहर निकला। इतना बुरा भी नहीं। बूढ़े ने अपनी दाढ़ी सहलाई। एक एंगल से देखने पर उसकी भौहों के बीच का लाल रत्न किसी और आंख जैसा लग रहा था, जिससे एक अजीब सा फील हो रहा था। इससे पहले चिमेरा हॉल में पेट भर जाने के बाद वो साधना कक्ष में भाग गया था। नतीजतन उसने बूढ़े व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया था।
लेकिन अब करीब से देखने पर आदर्श ने पाया कि बूढ़ा आदमी पानी के एक गहरे कुंड की तरह था और अथाह था। लेकिन अचानक वो अथाह एहसास गायब हो गया और बुजुर्ग नॉर्मल हो गया। युआन क्यूई में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था, मानो आदर्श के सामने खड़ा बुजुर्ग कोई साधारण इंसान हो। इस अचानक बदलाव ने आदर्श को एक पल के लिए हैरान कर दिया। वो आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वैभव दिव्य नगरी में तरह तरह के छिपे हुए ड्रैगन थे। बेशक आदर्श उस बूढ़े व्यक्ति के साधना स्तर का अंदाजा नहीं लगा सका, लेकिन उसके मन ने उसे बताया कि वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत भयानक था। वैभव दिव्य शहर में कई लोगों के पद अट्रैक्टिव नहीं थे, लेकिन वे सभी शीर्ष एक्सपर्ट थे। उसके सामने बैठा बूढ़ा आदमी, प्रशिक्षक केदार और यहां तक कि जड़ी बूटी डिपार्टमेंट की दुष्ट राय सभी इंसानों के बीच पूर्ण एक्सपर्ट थे। क्या ये कोइंसिडेंस से मिली सफलता है? तुम तो बिल्कुल नए लग रहे हो। 1000 ड्रैगन स्केल रून्स कमाकर फिर से वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में आना कोई बुरी बात नहीं है। बूढ़े आदमी ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। कुछ नए खिलाड़ी पावरफुल होते थे और जुए की लड़ाइयां, व्यापार या अपने प्रशिक्षकों से इनाम लेकर जल्दी से ड्रैगन स्केल रून कमा सकते थे। इससे पहले कि आदर्श जवाब दे पाता, बूढ़ा आदमी अचानक मुस्कुराया और बिना किसी चेतावनी के आगे बढ़ गया। उसने अपनी उंगली बढ़ाकर आदर्श की भौं के बीच की ओर इशारा किया। बूढ़े की गति तेज नहीं थी, लेकिन इस उंगली में एक अट्रैक्शन था जिससे आदर्श डर गया। बिना कुछ सोचे समझे वो पीछे की ओर कूदा और कृपाण को बाहर निकाल लिया। एक तेज ब्लेड बूढ़े आदमी की ओर झपटा। आदर्श ने आसानी से एक्शन नहीं लिया, न ही उसे इस बात की चिंता थी कि कृपाण उस बूढ़े आदमी को नुकसान पहुंचाएगा। ये इमेजिन करना भी मुश्किल था, क्योंकि अगर वो किसी अज्ञात साधना स्तर वाले बूढ़े आदमी को नुकसान पहुंचा सकता था तो वो वैभव दिव्य नगरी में प्रशिक्षक बन सकता था। अरे हाँ, बूढ़ा चिल्लाया। अरे बदमाश, तूने बिल्कुल भी आसानी से अटैक नहीं किया। क्या तुझे अपने बड़ों का आदर करना नहीं आता? वो तो बस आदर्श का टेस्ट कर रहा था, लेकिन उसने कभी भी आदर्श की प्रतिक्रिया की इतनी त्वरित और निर्णायक होने की उम्मीद नहीं की थी। जब लोगों का अचानक टेस्ट किया जाता था तो वे अक्सर चौंक जाते थे और यहां तक कि ऐसी नजर से देखते थे कि बड़े साहब, आप क्या कर रहे हैं? लेकिन आदर्श ने पलक झपकते ही अपनी तलवार निकाल ली थी। उसने बिना कुछ कहे अपनी तेज तलवार निकालकर बूढ़े के सिर पर वार कर दिया। यह रिस्पॉन्स बूढ़े को हैरान कर गया, लेकिन साथ ही वो प्रभावित भी हुआ। हालांकि बूढ़ा आदमी चीखा था, लेकिन उसके हाथ सटीक थे। उसने बस आदर्श की कृपाण की रीढ़ पर वार किया। एक धातु की झंझनाहट के साथ आदर्श की कलाई तक कंपन पहुंचा। आदर्श ने महसूस किया कि उसकी कलाई सुन्न हो गई है और उसकी तलवार गिर गई। रीढ़ की हड्डी कृपाण का सबसे कमजोर हिस्सा था। बूढ़े आदमी ने आदर्श की चाल में आसानी से कमी पकड़ ली थी और अगले ही पल बूढ़े आदमी की उंगली ने आदर्श के माथे को धीरे से छुआ, जैसे कोई ड्रैगन फ्लाई पानी की सतह पर उतरी हो। आदर्श को बस अपना माथा सुन्न सा महसूस हुआ। बिजली के करंट की तरह उसने कृपाण लगभग गिरा ही दी। आदर्श ने खुद को स्थिर करने से पहले कई कदम पीछे हटे। हे बच्चे, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम मर जाते। बूढ़े आदमी ने अपनी उंगली वापस खींच ली। आदर्श ने आंखें घुमाई। वो इस बूढ़े आदमी को देखकर बिल्कुल अवाक रह गया, जो कमजोरों को धमकाता था। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम मर जाते। क्या ये बकवास नहीं था? उसकी ताकत से मुझे मारना आसान था। मैं तुम्हारे वार को कैसे रोक सकता था? बूढ़ा आदमी आदर्श के मन की बात पढ़ सकता था और उसने अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि तुम नाराज हो, लेकिन तुम्हारी तलवार पर उंगली का अटैक तुम्हारी गति से 30% कम था और सिर्फ 100 कड़ाहियों की ताकत से। इसमें कोई ट्रुथ या स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई नहीं था, बस उंगली का एक छोटा सा शौक था। मैं तुम्हारी कृपाण इसलिए झटक पाया क्योंकि तुम्हारी कृपाण कला में बहुत सारी कमियां थी। उसमें छेद ही छेद हैं, बूढ़े आदमी ने बिना रुके कहा। बूढ़े की बातें सुनकर आदर्श चुप रहा। ध्यान से सोचने पर उसकी कृपाण कलाएं कुछ भी नहीं थी। उसके पास बस कुछ ही कृपाण कलाएं थीं जो स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें और ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट से थीं। ये सामान्य कृपाण तकनीकें नहीं थीं। इसके अलावा उसकी स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें भी गड़बड़ थीं। अगर वो अपने से कमजोर किसी के खिलाफ होता तो अपनी गति और ताकत से ही वो दूसरे पक्ष को आसानी से कुचल सकता था, जैसे उसने अभय को एक ही झटके में हरा दिया था। ये सब उसकी गति के कारण था। तेज चाल को हराने का कोई मेथड नहीं था और गति का कृपाण तकनीकों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज की तरह यदि वो अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति से लड़ता तो ये तुरंत साफ हो जाता कि आदर्श की बेतरतीब कृपाण तकनीकें कमियों से भरी थीं। आदर्श को कुछ प्रेशर महसूस हुआ। उसमें बहुत सारी कमियां थीं। आदर्श केवल एक ही चीज में अच्छा था, वो था उसकी गतिशीलता का कौशल। जहां तक दूसरों की बात है, उसकी ताकत कोई खास नहीं थी। उसकी कृपाण तकनीकें कमियों से भरी थी और वो केवल ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट को ही साधना टेक्निक के रूप में जानता था। उसने अभी अभी सत्यों को समझना शुरू किया था। तेजस और विक्रम के खिलाफ आदर्श आसानी से उन्हें दबा सकता था, लेकिन शाही परिवार या एकांत प्रिय पारिवारिक ग्रुप द्वारा पाले गए युवा नायकों की तुलना में आदर्श अभी भी उनसे बहुत दूर था। यहां तक कि उसका ट्रेंड शरीर और ड्रैगन पल्स भी दिव्य वन्य शिविर में कई लोगों के पास था। शाही परिवार या एकांत प्रिय पारिवारिक ग्रुप की तो बात ही छोड़ दीजिए,
उनके बीच का गैप बहुत बड़ा था और बहुत कुछ सीखने की जरूरत थी। आदर्श का समय कीमती था और उसके ड्रैगन स्केल रून भी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, एक योद्धा के लिए उसका अपना साधना स्तर सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हथियारों का उपयोग बहुत लापरवाही से नहीं किया जाना चाहिए। मैं तुम्हें एक जगह जाने की सलाह देता हूँ, तलवार निशान महल। ओह, तलवार निशान महल? नाम सुनते ही आदर्श को लगा कि ये तलवारों से संबंधित प्लेस है। बड़े भाई, ये जूनियर अभी कृपाण का इस्तेमाल करता है। क्या मुझे तलवार का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए, या मैं तलवार चलाने की कला को कृपाण की कला में बदल सकता हूँ? आदर्श ने तलवार का उपयोग करने से इनकार नहीं किया, क्योंकि उसने अभी अभी कृपाण का उपयोग करना शुरू किया था, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तलवार चलाने के लिए उसे अभी भी एक उपयोगी हथियार खरीदना था। एक अच्छी ब्लेड सस्ती नहीं थी। हे, स्वॉर्डस्कार पैलेस सिर्फ तलवारों के बारे में नहीं है। वहां पहुंचते ही आपको पता चल जाएगा। अगर आप पहली बार स्वॉर्डस्कार पैलेस जा रहे हैं तो वहां 50% की छूट है। 2 घंटे में सिर्फ 50 ड्रैगन स्केल रून मिलेंगे। आप एक बार में 40 घंटे खरीदने पर कंसिडर कर सकते हैं। बूढ़ा आदमी आदर्श को देखकर मुस्कुराया। आदर्श दंग रह गया और अवाक रह गया। ये तो और 1000 ड्रैगन स्केल रून थे। वैभव दिव्य शहर के संसाधन बहुत महंगे थे। जैसे मोहिनी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, को वैभव दिव्य शहर में प्रतिदिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन शीर्ष संसाधनों की कीमत आसानी से हजारों में थी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। इसमें कोई सरप्राइज नहीं कि प्रशिक्षक केदार ने कहा कि वैभव दिव्य शहर के 10% एक्सपर्ट्स के पास 90% संसाधन है। मैं स्वॉर्डस्कार पैलेस जाना चाहता हूँ। बाकी जगहों के लिए भी मैं वहां जाना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारे संसाधनों की जरूरत है। मैं पर्याप्त ड्रैगन स्केल रून्स नहीं कमा पा रहा हूँ। मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी, और जब मैं ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा तो मैं अखाड़े में जाकर और ड्रैगन स्केल रून्स कमाऊंगा, जिससे ये तेज हो जाएगा। रिसोर्सेज का शुरुआती कलेक्शन सबसे मुश्किल था। आदर्श अब बैंगनी रक्त के मध्य चरण में था। बैंगनी रक्त के अंतिम चरण या बैंगनी रक्त के चरम पर पहुंचते ही उसे अखाड़े में उतरने का कॉन्फिडेंस मिल गया। इन 5 दिनों में आदर्श ने चारों ओर पूछताछ की थी। वैभव दिव्य नगरी के स्वर्ग, पृथ्वी, मनुष्य सम्मान सूची में पृथ्वी की रैंकिंग ही अखाड़े की रैंकिंग थी। पृथ्वी रैंकिंग में पहला व्यक्ति जो अखाड़े में नंबर 1 था, विराट था। पहले देखे गए वरद और कृपाण को 10वें स्थान पर रखा गया था। वैभव दिव्य नगरी में आए एक साधक के लिए 3 वर्षों में ये उपलब्धि हासिल करना एक बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि थी। आदर्श एक मेहनती माली की तरह था, जो दिन ब दिन जड़ी बूटियों वाले पहाड़ से तरह तरह की जड़ी बूटियां इकट्ठा करता रहता था। इस प्रोसेस से उसके ड्रैगन स्केल रून्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। 10 दिन बाद आदर्श के पास कुल 2000 ड्रैगन स्केल रून थे। सिर्फ इतना ही नहीं, आदर्श की शारीरिक शक्ति में भी अच्छी प्रोग्रेस हो रही थी और उसकी चाल ढाल की टेक्निक भी बेहतर हो रही थी, क्योंकि वो इतने लंबे समय से फ्लोइंग मर्करी गाउन पहने हुए था। अब पहाड़ की गहराई में आदर्श तेज गति से जंगल से गुजर रहा था। अचानक लगभग 1 दर्जन मील दूर आदर्श ने एक हल्की धारा उठते देखी। ओह! आदर्श रुका और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ जोड़कर ऊपर देखा। उसे बस किसी ऊर्जा का उतार चढ़ाव भरा प्रकाश दिखाई दे रहा था। ये प्रकाश में किसी काल्पनिक बाघ की धीमी दहाड़ जैसा था और इसकी ऑरा अद्भुत थी। दूरी ज्यादा होने के कारण आदर्श उसे साफ साफ नहीं देख पाया, लेकिन उसे बिना किसी शक के पता चल गया कि ये एक जड़ी बूटी का खजाना है। केवल उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियां ही इतनी प्रबल ऊर्जा उत्तेजना उत्पन्न कर सकती थीं जिसे दूर से देखा जा सके। इसके अलावा ऊर्जा तत्व इतना प्रबल था कि वो एक काल्पनिक छवि बना देता था। ये कोई आसान काम नहीं था। आदर्श ने अपना सिर उठाया और देखा कि मौसम उजाला हो गया था। दोपहर के लगभग 3.5 घंटे हो चुके थे। ये वो समय था जब सूरज सबसे चमकीला होता है और यांग क्यूई सबसे घनी होती है। कुछ जड़ी बूटियां दोपहर या आधी रात के 3/4 घंटे बाद प्रकट होती थीं, जब यांग और यिन क्यूई क्रमशः अपनी सबसे घनी अवस्था में होते थे, ताकि सूर्य और चंद्रमा के सार या स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को एब्जॉर्ब किया जा सके। इस प्रकार की जड़ी बूटियां असाधारण थी। मुझे आश्चर्य है कि उस जड़ी बूटी की क्या श्रेणी है। उस जड़ी बूटी के साथ मैं अगली बार वाइल्डरनेस डिवाइन हॉल में प्रवेश करने के बारे में सोच सकता हूँ। ये आइडिया मन में आते ही आदर्श जबरदस्त तेजी से हर्बल खजाने की ओर बढ़ा। फ्लोइंग मर्करी गाउन पहने हुए उसके हर कदम से पत्थर उड़ रहे थे। 200 कढ़ाई का वजन उठाते हुए और पहाड़ों के बीच से भागते हुए आदर्श एक क्रेजी एनिमल की तरह था। आजकल आदर्श को महसूस हो रहा था कि फ्लोइंग मर्करी गाउन का वजन हल्का हो रहा था। शायद मुझे कल फ्लोइंग मर्करी गाउन का वजन बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, आदर्श ने डिसीजन लिया। सूक्ष्मता की बड़ी सफलता के चरण तक पहुंचने के बाद आदर्श को अपने शरीर की ऊर्जा में होने वाले हर बदलाव का एहसास हुआ। उसे लगा कि अब 220 कढ़ाई का वजन उसके लिए अधिक उपयुक्त है। जैसे जैसे उसका शरीर पहाड़ से गुजर रहा था, उसने अपने कानों के पास से बहती हवा की आवाज सुनी। बैंगनी क्रिस्टल के मार्गदर्शन में वो 30 मीटर ऊंची चट्टान के नीचे पहुंच गया। ऊपर देखने पर आदर्श चट्टान के शीर्ष पर एक प्रेत बाघ को मथते हुए देख सका। हर्बल खजाना चट्टान के शीर्ष पर था, लेकिन यह चट्टान सीधी और बेहद खड़ी थी। चट्टान से निकली चट्टानें लगभग एक बेसिन के आकार की थी।
चट्टानों के बीच की खाई इतनी बेतरतीब थी कि बंदर के लिए भी चढ़ना मुश्किल हो रहा था। आदर्श ने चट्टान को ध्यान से देखा। हर उभरी हुई चट्टान की स्थिति उसके दिमाग में रिफ्लेक्ट हो रही थी। उसने जल्दी से चट्टान पर चढ़ने के लिए सबसे सूटेबल रास्ता निकाला। उसके पास सिर्फ एक ही चांस था, क्योंकि उभरी हुई चट्टानें उसका वजन सिर्फ एक बार ही झेल सकती थीं। हर बार जब वो अपने शरीर का वजन चट्टान पर रखता तो चट्टान टूट जाती और उसे अगली चट्टान पर कूदने के लिए उस पल का फायदा उठाना पड़ा। आदर्श ने गहरी सांस ली और अपनी ऊर्जा को सीमा पर केंद्रित करते हुए उसने छलांग लगा दी। बूम! जब आदर्श ने छलांग लगाई तो उसके पैरों तले जमीन फट गई। आदर्श ने पहली उभरी हुई चट्टान को पकड़ लिया और उस पर जोर लगाया। आदर्श की पकड़ में आते ही चट्टान तुरंत टूट गई, लेकिन गिरने से पहले ही आदर्श ने दूसरी उभरी हुई चट्टान को पकड़ लिया। अपनी सूक्ष्मता के कारण आदर्श की शक्ति पर हर कंट्रोल उत्तम था। वो एक जादुई अवस्था में डूबा हुआ था। एक ही सांस में उसने कई दर्जन बार छलांग लगाई और अंततः 30 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी पर पहुंच गया। शिखर पर पहुंचकर आदर्श जोर से हांफने लगा। उसकी सारी मांसपेशियां हल्की हल्की कांप रही थीं। जब वो लगातार उच्च इंटेंसिटी वाले व्यायाम करता रहा तो आदर्श की मांसपेशियों में रेजिस्टेंस पैदा हो गया। एक दर्द भरी फीलिंग ने उसे बाढ़ की तरह जकड़ लिया, लेकिन आदर्श को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने आसपास देखा। ये चट्टान की चोटी खास तौर पर समतल थी। उस पर बजरी, पत्ते और एक विशालकाय कंकाल था। कंकाल का आधा हिस्सा जमीन में धंसा हुआ था, मानो मौसम की मार से डैमेज हो गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे जानवर बहुत समय पहले ही मर चुका हो। उसकी लाश में ज्यादा स्वर्ग पृथ्वी युवान क्यूई नहीं थी और वो सामान्य हड्डियों के एक ग्रुप जैसी थी। आदर्श ने पहले जो तेज जड़ी बूटियों की सुगंध और बाघ की काल्पनिक छवि देखी थी वो गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो इस सामान्य चट्टान के ऊपर बस यही एक जानवर दफन हो। आदर्श ने कुछ देर इधर उधर देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ये जड़ी बूटी अपने आप को छिपाना जानती थी। कुछ जड़ी बूटियां गर्मियों के झींगुरों जैसी थीं। आसपास कोई ना होने पर भी वे घास के बीच खुशी से चहचहाती रहती थीं। लेकिन जैसे ही लोग घास के पास जाते, चाहे वे कितने भी शांत क्यों न हो, झींगुर उन्हें पहचान लेते। इस तरह झींगुर खुद को शांत कर लेते। हर गर्मियों की रात लोगों को झींगुरों की चहचहाहट सुनाई देती, मानो सैकड़ों झींगुर हों। लेकिन बिना किसी टूल के किसी को ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल था। जड़ी बूटियां चुनने की कोशिश कर रहे योद्धाओं के लिए भी यही स्थिति थी। जड़ी बूटी ढूंढना बहुत मुश्किल था। विशाल जानवर की हड्डियों के सामने आदर्श कुछ देर सोचता रहा। बैंगनी क्रिस्टल की विजन में वो देख सकता था कि जानवर की हड्डियां एलिमेंट से डैमेज हो गई थीं और हड्डियों के भीतर बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बची थी। और ये हड्डियां किसी साधारण जानवर की नहीं थीं, ये एक लावारिस जानवर की थीं, और वो भी एक उच्च कोटि का लावारिस जानवर। आदर्श के दिमाग में एक आइडिया आया। इतने उच्च श्रेणी के उजाड़ जानवरों की हड्डियों का इतना घिस जाना, इतनी कम ऊर्जा का होना। आदर्श के मन में विचार आया, ये हो सकता है। आदर्श ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। अब जड़ी बूटी ने अपना औषधीय सार छिपा लिया था और खुद को छिपा लिया था, लेकिन आदर्श पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आदर्श मुस्कुराया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बैंगनी क्रिस्टल के साथ जुड़ गई और उसकी दृष्टि तुरंत सफेद हो गई और छिपी हुई जड़ी बूटी रात में चमकते तारे की तरह साफ दिखाई दे रही थी। आदर्श ने एक ही नजर में उसकी जगह पहचान ली। आदर्श एक खुले स्थान पर आया और उसने कृपाण निकाली। पल भर में उसने 3 वार किए। कृपाण जमीन में धसी हुई थी और आदर्श ने कृपाण की मूठ पर जोरदार प्रहार किया। पेंग! एक विस्फोट के साथ जमीन फट गई। धूल जमने के बाद आदर्श ने मिट्टी की एक पतली परत हटा दी। मिट्टी के नीचे मुट्ठी भर आकार का एक लाल फल छिपा था। ये फल लाल क्रिस्टल जैसा था और मीठी सुगंध दे रहा था। फल की सतह पर छोटे छोटे चमकते कण थे, जैसे बिना बाहरी आवरण वाला पका हुआ अनार। ये इनक्रेडिबल था कि इतना सुंदर फल जमीन के नीचे उग रहा था। फल के चारों ओर 7 पत्तियां थीं और पत्तियां गिर रही थीं और उनका रंग गहरा था, मानो वे किसी भी समय मुरझा जाएंगी। लेकिन हर पत्ता खुशबूदार था। पत्ते के बीच में एक चमकदार रक्त लाल लहरदार रेखा थी। आदर्श ने सूंघा और एक तेज सुगंध को अपने शरीर में महसूस किया, जिसने उसके शरीर को पोषण दिया। इससे उसके शरीर का खून गर्म होकर उछल पड़ा। ये एक रक्त यांग फूल है। ये एक मध्यम श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की जड़ी बूटी है। आदर्श को दिव्य निर्जन स्थान पुस्तक में इसका उल्लेख याद आया। रक्त यांग फूल जमीन के नीचे उगता था और उसे घनी और समृद्ध धूप पसंद थी। आमतौर पर रक्त यांग फूल के बीज किसी वीरान जानवर की लाश के पास जड़ें जमा लेते हैं। अंकुरित होने पर वे वीरान जानवर की लाश की ऊर्जा को सोखकर बढ़ने में मदद करते हैं। 1 से 2 दिन की छोटी सी अवधि में ये उस वीरान जानवर के शव की सारी ऊर्जा चूस लेता है तथा केवल उसका कंकाल ही छोड़ता है। ये ऊर्जा बाद के लिए स्टोर हो जाती है। फल धीरे धीरे इसे एब्जॉर्ब कर लेता है और ये ऊर्जा फल के डेवलपमेंट में सहायता करती है। जब उस वीरान जानवर की ऊर्जा पूरी तरह से फिनिश हो जाती थी तो सूर्य के अपने पूरे चरम पर होने पर वो जमीन के नीचे से कुछ पत्तियां उगा लेता था और फिर अत्यंत घनी यांग सूर्य की रोशनी में भीग जाता था। जब लोग इसके पास जाते तो ये अपनी पत्तियां पीछे की ओर सिकोड़ लेता। ऐसा लगता जैसे वहां कुछ भी नहीं था।
एकमात्र चीज जो रक्त यांग फूल को उजागर कर सकती थी वो थी पास में उजाड़ हड्डियों का ढेर। चूंकि ऊर्जा पूरी तरह से रक्त यांग फूल द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई थी, इसलिए उजाड़ हड्डियां सामान्य हड्डियों की तरह दिखने लगीं, जिससे लोगों के लिए उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। उजाड़ जानवरों की कई प्रजातियां थीं। अगर कोई जीवित उजाड़ जानवरों को भी देखे तो उन्हें पहचानना मुश्किल होगा। खराब मौसम से डैमेज हड्डियों को पहचानने और हड्डियों के आकार से ये गैस करने के लिए कि वे किस उजाड़ जानवर से आई हैं, आपको एक अनुभवी उजाड़ स्वर्गगुरु की आवश्यकता होगी। रक्त यांग फूल, ये बहुत बढ़िया चीज है। ये रक्त यांग फूल शायद 700 से 900 साल पुराना है। आदर्श ने ध्यान से रक्त यांग फूल तोड़ा। रक्त यांग फूल को जड़ पकड़ने में 300 साल, फूल लगने में 300 साल और फल लगने में 300 साल लगते हैं। रक्त यांग फूल पर फल लगते देखकर इसका मतलब था कि यह कम से कम 700-800 साल पुराना होगा। 700-800 वर्ष पुराने रक्त यांग फूल का मूल्य निश्चित रूप से 3000 ड्रैगन स्केल रूनों से अधिक था। आदर्श को उन 3000 ड्रैगन स्केल रूनों की बहुत चाहत थी, लेकिन आदर्श को रक्त यांग फूल की भी लालसा थी। आदर्श को यह समझ नहीं आ रहा था कि रक्त यांग फूल के साथ क्या किया जाए। एक सामान्य जड़ी बूटी चुनने वाले साधक के पास अपनी चुनी हुई सभी जड़ी बूटियां सौंपने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनके पास इतनी उच्च गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने की क्षमता नहीं थी। अगर उनके पास एक क्षमता होती भी तो वे जड़ी बूटी पर्वत पर आवश्यक शोधन उपकरण नहीं ला सकते थे, क्योंकि टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रवेश करने से पहले उनकी तलाशी ली जाती थी। इस वजह से लोग ड्रैगन स्केल रूनों के बदले अपनी जड़ी बूटियां नहीं ला पाते थे, साथ ही अपने शोधन उपकरण भी नहीं ला पाते थे, जिससे वे जड़ी बूटी पर्वत पर जड़ी बूटियां नहीं बना पाते थे। लेकिन आदर्श के बैंगनी क्रिस्टल के साथ उसे जड़ी बूटियां बनाने की जरूरत नहीं थी। वो सीधे ऊर्जा एब्जॉर्ब कर सकता था, इसलिए उसके लिए जड़ी बूटी की शक्ति चुराना आसान था। अगर मैं रक्त यांग फूल की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लूं तो ये मेरे लिए एक बढ़िया पूरक होगा। आदर्श को लालच हुआ। इससे पहले उसने जो भी पीली और रहस्यवादी श्रेणी की जड़ी बूटियां पाई थीं, वे सभी ईमानदारी से जमा की गई थीं। मुख्य बात यह थी कि उनकी शक्ति चुराने से फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। निम्न श्रेणी की जड़ी बूटियों में इम्प्योर ऊर्जाएं थीं, इसलिए वे आदर्श के लिए ज्यादा मददगार नहीं थीं। इससे उसका राज उजागर होने की भी पूरी संभावना थी। वैभव दिव्य नगरी के जड़ी बूटी पर्वत से चुनी गई जड़ी बूटियां दिव्य नगरी के केमिस्ट को दी जाती थीं। वे बूढ़े राक्षस बेहद भयानक थे। वे जड़ी बूटियों के सभी गुणों से परिचित थे। अगर उसने उनके साथ छेड़छाड़ की होती तो वे उसे खोज लेते। रक्त यांग फूल के साथ आदर्श के पास 3 विकल्प थे: इसे पूरी तरह चूज लेना, हर्बल सार चुरा लेना या इसे ड्रैगन स्केल रून्स के साथ बदल देना। यदि वो इसे पूरी तरह से चूज नहीं पाता तो उसे रक्त यांग फूल का हर्बल सार नहीं मिलता, लेकिन उसे 3000 ड्रैगन स्केल रून मिलते। यदि वो इसका एक हिस्सा अपने पास रख ले और फिर उसे किसी और को सौंप दे तो ये 2 दुनियाओं में सबसे अच्छा होगा, लेकिन इससे उसके रहस्य के उजागर होने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यानपूर्वक कंसिडर करने पर किसी जड़ी बूटी के सार में कुछ कमी होना संदेह का बड़ा कारण नहीं होगा। आदर्श तीनों विकल्पों के बीच झूल रहा था और अंततः उसने तीसरे विकल्प को हटाकर लालच का विरोध किया। हालांकि उसके पकड़े जाने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन नदी के किनारे खड़े होकर अपने पैर गीले न होने जैसी कोई बात नहीं थी। हो सकता है कि पहली बार में उसे न पकड़ा जाए, लेकिन हो सकता है कि वो दूसरी बार कोशिश करे। यदि ऐसा बार बार हुआ तो उसके प्रयास और भी अधिक डिफिकल्ट हो सकते हैं। संभवतः उन ऑफिसर और अथॉरिटीज की मानसिकता ऐसी ही रही होगी जब उन्हें रिश्वत मिली होगी। आदर्श पैसों की कमी और पैसों की कमी में मूर्खता नहीं करना चाहता था। उसके आगे का रास्ता अभी लंबा था। इस छोटे से लाभ के लिए जोखिम उठाना उचित नहीं था। कौन जानता है कि वे बूढ़े राक्षस क्या करेंगे, इसलिए वो केवल पहले 2 में से ही चुन सकता था। जैसे ही आदर्श सोच रहा था, उसकी एक्सप्रेशन अचानक बदल गई। आदर्श चौंक गया और हाई अलर्ट पर चला गया। उसने जल्दी से अपना कृपाण निकाला। ये क्या है? आदर्श ने अपने आसपास देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ी हुई थीं और वो पूरी तरह फोकस था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो चट्टान पर नहीं था? लेकिन अब इस जगह क्या है?